तो दो तरह से इरप्शन होती है, एक जो है सेंटर से होती है और एक जो है वो अगर साइड वेंट से हो रही है तो फिर वो फिजर टाइप कहलाएगी। इसी तरह नेचर ऑफ इरप्शन कैसी हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होगी, ठीक है, धमाकेदार होगी, जो है तबाही के साथ, शोर शराबे के साथ एक्सप्लोजन होगी और फिर वॉल्केनो इरप्ट होगा। और दूसरी इरप्शन जो है क्वाइट टाइप भी होती है, खामोशी से लावा निकल रहा होता है, शोर शराबा या बम धमाके कोई नहीं हो रहे होते हैं। टोपोग्राफी या टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज हम देख लेते हैं कि किस किस तरह के वॉल्केनोज आपके पाए जाते हैं। सबसे पहले शील्ड वॉल्केनोज। शील्ड वॉल्केनोज का जो लावा होता है वो बेसोल्टिक होता है। बेसोल्टिक का मतलब ये है कि उसमें सिलिका कम होता है, लो सिलिका और लो विस्कोसिटी होती है। जितना सिलिका कम होगा इतना लावा थिन, पतला पतला सा होगा। तो ये क्वाइट टाइप के, जब ये शील्ड वॉल्केनोज में कोई इरप्शन होती है तो वो क्वाइट टाइप की होती है। एग्जाम्पल मोना लोआ। शील्ड वॉल्केनोज जो है थिन होता है, a few meters or less in thickness. The buildup of hundreds and thousands of flows through time can produce quite large wrecks. The Hawaiian island aurora shield volcano. Mauna Loa, the largest peak on the island of Hawaii, rises 3.9 kilometers above sea level. ये माउना लोआ हवाई का शील्ड वॉल्केनो है। ये इस तरह दिखते हैं, ये देखिए मैग्मा चैम्बर या मैग्मा रिजर्वायर है, ये सेंट्रल वेंट है, लावा निकल रहा है। इसमें बताने की ये कोशिश की जा रही है कि क्वाइट टाइप क्यों होता है, क्योंकि देखिए लो सिलिका होता है ना इसके लावा में। अब लो सिलिका जब होता है तो लावा होता है पतला। अब जो चीज पतली होगी, ठीक है, वो इजीली फ्लो डाउन कर सकती है, और गाड़ी विस्कस जितनी होगी वो उतना ही इजीली मूव नहीं कर पाती। इसी तरह जब लावा आपका थिन होता है स्टूडेंट्स, तो लावा के अंदर गैसेस भी बहुत, जमीन में से आ रहा होता है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भी होती है, जैसे H2S है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस इसमें शामिल होती है। तो जब लावा थिन होता है तो उसमें से जो गैसेस है वो इजीली स्केप हो जाती है, तो प्रेशर बिल्ड नहीं होता उसके अंदर एक तरह का। सही है, आप गैसेस के मॉलिक्यूल्स को डब्बे में बंद कर दो तो उनके अंदर क्या होगा, प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा और वो डब्बा फट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस डब्बे को खोल दो तो क्या होगा, या उस डब्बे में जो है वो सुराख हो, तो क्या होगा कि वो फटेगा नहीं डब्बा, आराम से उसमें से जो है आपकी गैसेस है वो स्केप हो जाएंगी। जैसे एक कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है, कोल्ड ड्रिंक के कैन को अगर आप देखें तो उसके अंदर भी गैसेस होती है, ठीक है। आप उससे शेक करोगे तो उसके अंदर का प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, और जैसे ही आप उसके ऊपर से कैप हटाते हो तो एक आवाज के साथ वो जो है उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। तो आवाज के साथ जो आ रहा है तो इसका मतलब है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव टाइप का है। और अगर जो है आप बहुत पुराना कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन हो जिसकी गैस भी खत्म हो चुकी हो, वो वाली बॉटल को अगर आप खोलें तो उसमें से कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी सारी गैस स्केप हो चुकी होती है, ठीक है। तो शील वॉल्केनोज में चूंकि लो सिलिका होता है उसके अलावा में, तो गैस इजीली स्केप हो जाती है और उसके अंदर वो प्रेशर ही बिल्डअप नहीं होता जिससे धमाका हो सके, तो लावा खामोशी से बहता जाता है, बहता जाता है, इसमें से निकलता जाता है। शील्ड वॉल्केनोज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऊंचाई में नहीं होते, लेकिन जो है उनका जो जमीन पर घेराव है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यही लावा जो है वो वक्तन फवक्तन निकलता रहता है, कूल डाउन होता है उसी के ऊपर, उसी लावा, उसी वॉल्केनो के ऊपर। फिर
कूल डाउन हो जाता है, रॉक बन जाता है, वॉल्केनो का पार्ट बन जाता है। फिर दोबारा उसमें से कुछ टाइम में लावा इसी तरह स्मूथली रन कर रहा होता है, खामोशी से निकलता ही जा रहा होता है। तो इस तरह वो कंटिन्यू प्रोसेस रहता है और शील्ड वॉल्केनो का जो ये फैलाव है ये बढ़ जाता है। शील्ड वॉल्केनो को इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे, ये साइड में से देखेंगे तो ये एक वॉरियर्स की जो शील्ड होती है ना स्टूडेंट, उस तरह का इनका शेप आ रहा होता है, जैसे कैप्टन अमेरिका के पास जो शील्ड है इस तरह का। दूसरा जो स्ट्रक्चर है या दूसरा जो टाइप है वो है वॉल्केनिक डोम्स का। डोम्स गुंबद की तरह, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ फेल्सिक वॉल्केनिज्म। इसमें हाई सिलिका होता है और हाई विस्कोसिटी होती है। तो ये क्या है, इस एग्जाम्पल्स में है माउंट सेंट हेलेंस। When not erupting explosively, the slow-flowing rhyolitic and andesitic lava tend to ooze out of the surface like thick toothpaste from a tube, piling up close to the volcanic vent rather than spreading freely. The resulting structure is a compact and steep-sided lava dome. ये देखें, ये एक वॉल्केनो का समिट है, यानी उसका टॉप है, और उसके अंदर ये वॉल्केनिक डोम्स बन रहे हैं। ये क्यों बनते हैं? जब लावा इतना गाढ़ा होता है कि बहुत स्लोली स्लोली मूव करता है, तो क्या होता है, जैसे टूथपेस्ट में से आप टूथपेस्ट में से ट्यूब जो है आप उसको जरा सा प्रेस करेंगे तो उसमें से जो है वो पेस्ट निकल के आना बाहर शुरू होगा, और वो इतना गाढ़ा होता है कि वो ज्यादा आगे तक पहुंच ही नहीं पाता, वो वहीं का वहीं जमना शुरू हो जाता है। तो ये इसी तरह यहीं यहाँ पर भी एक टाइप ऐसी भी है हमारे पास। ये देखिए, ये वॉल्केनो है, ये इसका समिट है यानी टॉप ऑफ द वॉल्केनो है, और ये डोम बन गया है इसके अंदर, क्योंकि इसका जो जो मटेरियल लावा निकल रहा है वो जो है ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, बल्कि वहीं जमना शुरू हो जाता है, वहीं रॉक फॉर्म करना शुरू हो जाता है, क्योंकि थिक बहुत होता है। वॉशिंगटन माउंट सेंट हेलेंस, ये देखें टॉप ऑफ द वॉल्केनो है, उसके अंदर ये डोम बनना शुरू हो गया। इसके अलावा जो आपके पास है वो है सिंडर कोन्स वॉल्केनोस। ये एक परफेक्ट जो वॉल्केनो हमने इमेजिन किया हुआ होता है ना, उस शक्ल के होते हैं, सिंडर कोन की शक्ल में वॉल्केनो होता है ये, और इसकी जो इरप्शन है वो पायरोक्लास्टिक इरप्शन कहलाती है। देख लेते हैं पायरोक्लास्टिक क्या है। ये देखें, परफेक्ट कोन है, स्टीप साइडेड होती है इसकी। Small steep-sided volcanoes made up of pyroclastic material that resembles cinders, known as cinder cones. They are only higher 400 meters, ज़्यादा जो है इसकी हाइट नहीं होती, ठीक है। और इनमें से निकलता है, ये सिंडर कोन है, इनमें से निकलता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल वो लावा होता है या वो मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल पर्टिकुलेट मैटर या रॉक के जो फ्रेगमेंट्स, टुकड़े, पत्थर, वो भी जो है लावा में से वॉल्केनो में से निकल रहे होते हैं। इसके अलावा पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो इतना प्रेशराइज्ड होता है कि वो शूट जब होता है ना वॉल्केनोज में से, तो बहुत ऊपर तक आसमान में जाता है, और वो ऊपर आसमान पे जाता है और नीचे आते आते कूल डाउन हो जाता है, तो पत्थर बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बड़े बड़े जो है इसमें से ब्लॉक्स निकल रहे होते हैं, छोटे छोटे भी निकल रहे होते हैं और बड़े बड़े भी निकल रहे होते हैं। तो पायरोक्लास्टिक ग्रीक वर्ड्स पायरोस फायर एंड ब्रोकन प्लास्टोस प्लास्टिक से निकला है। अच्छा, ये डिटेल्स आप सारी खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने इसलिए यहाँ पर रखी है। एक जो और टाइप है वो कहलाती है कॉम्पोजिट वॉल्केनोस या स्ट्रेटो वॉल्केनोस कहलाते हैं।
इन वॉल्केनोज में क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्पोजिट से या स्ट्रेटो से जाहिर है लेयर्स, ठीक है। माउंट फिजी, जापान, इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग जो है लेयर्स होती है लावा की और पायरोक्लास्टिक मटेरियल की। लावा निकला, उसके ऊपर पायरोक्लास्टिक मटेरियल की लेयर आ गई, फिर लावा निकला, फिर उसके ऊपर पायरोक्लास्टिक की मटेरियल आ गई, लावा पायरोक्लास्ट लावा, तो ये कॉम्पोजिट वॉल्केनो कहलाते हैं। The most energetic pyroclastic eruptions are more typical of volcanoes with thicker, more viscous silicic lavas. Because of the thicker lavas, ये बात हम कर चुके हैं कि इसमें गैसेस ज़्यादा होती है, तो ये वही बात है, यहाँ पर वही लिखी हुई है। पढ़ लेते हैं। Gas usually escapes more readily and quietly from the thinner basaltic lava, ठीक है। Though even basaltic volcanoes may sometimes put out quantities of ash and small fragments as their dissolved gases run out of the rush out of the volcano. पायरोक्लास्टिक का जो मटेरियल हमने बात की, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो दे कैन वेरी इन साइज फ्रॉम वेरी फाइन फ्लोर लाइक ग्रिटी वॉल्केनिक ऐश से लेकर ये जो है हो सकते हैं बॉल साइज पीसेस, या फिर एक पूरे घर के साइज का भी ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल हो सकता है। अच्छा, ये जो अभी हमने वॉल्केनो डिस्कस किए उनकी जो है वो डायग्राम है। शील्ड वॉल्केनो को देखें, ये देखें, ये पूरा एक शील्ड लाइक है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है ये विड्थ में होते हैं। ये कॉम्पोजिट वॉल्केनो है और ये सिंडर कोन है। सिंडर कोन आपने पढ़ा 400 मीटर तक ही इनकी जो हाइट होती है, छोटे से होते हैं। कॉम्पोजिट जो है वो बड़े होते हैं उसके मुकाबले में। ये भी हाइट में नहीं होते, विथ में होते हैं जो है शील्ड वॉल्केनो। अच्छा, इसके अलावा वॉल्केनिक जो टोपोग्राफी, इसमें हम क्रेटर भी डिस्कस करते हैं और कैल्डेरा। क्रेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे क्रेटर, ये देखें, ये क्रेटर है। ऊपर जो समिट होता है ना, समिट ऑफ दी या टॉप ऑफ दी जो वॉल्केनो है, वो इरप्शन की वजह से ऊपर से फट जाता है। अचानक से इरप्शन होती है वॉल्केनोज में, तो उसके नतीजे में प्याले नुमा, ये देखिए, ये प्याला नुमा स्ट्रक्चर बनता है, ये क्रेटर कहलाता है। ये वॉल्केनो के टॉप पे होता है, ठीक है। ये देखें, डिफरेंट क्रेटर्स बने हुए हैं। सिसिली, इटली में, माउंट एटना। मोस्ट वॉल्केनोज हैव अ सर्कुलर डिप्रेशन नोन एज क्रेटर। ये सर्कुलर डिप्रेशन है एट देयर समिट, एक्सप्लोजन या कोलैप्स के नतीजे में होता है। मोर क्रेटर्स आर लेस देन 1 किलोमीटर अक्रॉस, लेकिन जो है वो ये ज्यादा बड़े नहीं होते, 1 किलोमीटर तक के होते हैं। जो लार्जर डिप्रेशन होते हैं, ये ही प्याले अगर बहुत ज्यादा गहरे हो तो फिर वो कैल्डेरा कहलाते हैं। ये कैल्डेरा है, एक बहुत बड़ा क्रेटर है, कि इतना बड़ा है कि ये अब एक झील बन गया है, पूरा क्रेटर लेक कहलाता है ये ओरेगन में। तो वॉल्केनो के ऊपर एक लेक फॉर्म होगा ये, क्योंकि ये डिप्रेशन जो था वो इतना ज्यादा था कि जो बारिशों का पानी आया इसमें स्टोर्ड हो गया। दूसरा ये कि वॉल्केनिक एक्टिविटी भी बहुत टाइम से नहीं हो रही, तो ये पानी जो है वो किसी एक्सप्लोजन के नतीजे में ज़ाया नहीं हुआ, या भाप बन के नहीं उड़ गया, या इसमें जो है वो लावा मिक्स नहीं हुआ, एंड सो ऑन। अब ये देखें लेक बनती कैसे है। ये माउंट मैजम्मा की एग्जाम्पल है। एक वॉल्केनो है,
इसका चैम्बर है, इसमें मैग्मा है, फिर ये आ गया लावा निकल गया। अब ये क्या हुआ, धमाके के नतीजे में जो है वो ऊपर क्रेटर फॉर्म हुआ। फिर ये मैग्मा निकलता गया, आहिस्ता आहिस्ता मैग्मा जो है वो सारा निकल चुका। ठीक है। अब जब सारा मैग्मा निकल जाता है स्टूडेंट, तो क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस हो जाता है अंदर। एम्प्टी स्पेस होने के नतीजे में जो है वो क्रेटर जो है वो ढह जाता है, और नीचे ढह जाता है। तो वो क्रेटर अब कैल्डेरा बन जाता है। और नीचे से भी अब चूंकि मैग्मा चैम्बर खुश्क हो चुका है, खाली हो चुका है, तो अब ये इसके अंदर क्या है, पानी स्टोर होना, या अगर नीचे लावा होता तो वो उसकी गर्मी की वजह से जो है पानी स्टोर नहीं हो पाता। लेकिन अब क्योंकि पानी खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर आपकी झील बन गई है। फिजर एक्सप्रेशन जो है, इरप्शन जो है, यानी जो हमने बात की थी कि एक सेंट्रल होती है और एक होती है फिजर साइड वेंट से जो होती है। तो इस तरह की भी फिजर इरप्शंस भी हो सकती है। अच्छा, बेनिफिट्स आपके क्या हैं वॉल्केनो? जी, तो बेनिफिट्स क्या हैं वॉल्केनिज्म के? नुकसान से तो आप मतलब नुकसान तो हमने फैंटेसाइज किए होते हैं कि भाई लावा आ रहा है तो लोग अपने आप को बचा रहे हैं, भाग रहे, मूवीज में भी ऐसे ही दिखाया जाता है। और जो है आसपास का जो भी एरिया है, अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो वो भी तबाह हो गया, जंगलात हैं, पानी जो भी कुछ है वो तबाह हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स, नुकसान से ज़्यादा एक वॉल्केनो के इरप्शन में हमारे लिए फ़ायदे ज़्यादा छुपे हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, पहला एटमॉस्फेयर जो अर्थ पर बना, वो एटमॉस्फेयर आपका वॉल्केनोस के नतीजे में बना। वॉल्केनोस के नतीजे में जो गैसेस निकली, वाटर वेपर निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, नाइट्रोजन निकली, इनसे आपका एटमॉस्फेयर बना। आपका जो पहला समंदर है, ओशियन, जब जमीन बनी थी तो ओशियन नहीं था, फिर आया। तो वो कहाँ से आया? वो इन जो है वॉल्केनोस के नतीजे में आया। वॉल्केनो की जब इरप्शन होती है, जो लावा उसमें से या जो गैसेस उसमें से इरप्ट हो रही होती है, उसमें 80% होता है वाटर वेपर। 50 to 80% जो होता है वो पानी ही होता है। वाटर वेपर जो है, फिर वो इसमें से जमीन के नीचे से वाटर वेपर बाहर आया, आसमान में गया, और फिर वो जो है बारिशों के जरिए नीचे आया और आपका ओशन बना। वॉल्केनिक इरप्शन के नतीजे में लैंड मासेस आपको मिलते हैं, लैंड मिलता है, आपकी क्रस्ट फॉर्म होती है। आपका 80% जो क्रस्ट है वो वॉल्केनिक जो है रॉक है। तो लैंड मासेस आपको मिलती है, जमीन मिलती है आपको इससे। अगर लावा बाहर ना आए और वो कूल ना हो, तो आपको जमीन कहाँ से मिलेगी, क्रस्ट कहाँ से मिलेगी? सॉइल जो है, इसके नतीजे में आपको मिट्टी मिलती है। जो इरप्शन होती है वो जब कूल डाउन होती है तो मिट्टी भी आपकी फॉर्म होती है। इस तरह जियोथर्मल यूजेस भी होते हैं। जियोथर्मल यूजेस कैसे होते हैं, ये देखें। ये मैग्मा है, ये क्रैक है, ये ग्राउंड वाटर है, इसने इसको हीटअप किया, फ्यूमरॉल्स, आपको स्टीम मिला। आप इसको जियोथर्मल एनर्जी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। मिनरल्स मिलते हैं आपको, सारे मिनरल्स आपके इधर से ही आ रहे होते हैं। आपका जितना भी आयरन है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, सब कुछ कहाँ से आ रहा होता है? रॉक से आ रहा होता है ना। रॉक कहाँ से आ रही होती है? रॉक ही नहीं, वॉल्केनिज्म के नतीजे में फॉर्म होती है, तो आपको मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं आपको। फर्टाइल लैंड, जो यहाँ से मिनरल्स मिलते हैं आपको, या जो यहाँ की मिट्टी होती है वॉल्केनोस की, वो बहुत ही जो है न्यूट्रेंट रिच होती है, मिनरल्स रिच होती है, फर्टिलाइजर्स रिच होती है। तो आपको फर्टाइल लैंड मिल जाती है, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उस मिट्टी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं
जो है क्रॉपिंग वगैरह के लिए, दूसरे इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पत्थर मिल रहे हैं आपको, जो वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकल रहा है वो आपको मिल रहा है। तो यही रॉक जो कूल्ड हो गई और अब रॉक बन गई, तो आप उस रॉक को जो है कटिंग करके ले जा रहे हैं, तो इसी से तो आप सब कुछ बना रहे हैं। तो अगर सोचा ये ना हो, लावा इरप्शन ना हो, पायरोक्लास्टिक इरप्शन ना हो, तो क्या आपको मिनरल्स मिले, क्या आपको मेटल्स मिले, क्या आपको फर्टाइल लैंड मिले, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिले, और सबसे पहली बात तो आपको लैंड मासेस ही नहीं मिलेंगे, आपके पास जमीन ही नहीं होगी, तो बाकी चीजें तो क्या होंगी। अच्छा ये देखें, ये फ्यूमरॉल्स कहला रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग भी आपको इसके नतीजे में मिलती है। टेफ्रा, टेफ्रा कहलाता है ऐश जो निकल रही है ना, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल बहुत छोटा फ्लोर लाइक भी हो सकता है, बहुत बड़ा घरों जितना साइज उसका हो सकता है। तो वो जो बहुत छोटा साइज होता है वो ऐश हो सकती है, और जब वो ऐश फॉल होती है तो टेफ्रा कहलाता है। ये पायरोक्लास्टिक फ्लो है, ये बॉम्ब्स हैं, दूर दूर ये एक्सप्लोजन हुई, तो ये जो इसमें से पायरोक्लास्टिक मटेरियल है वो बहुत दूर दूर तक जाकर गिरा, दे आर कॉल्ड बॉम्ब्स। ये इरप्शन कॉलम है, ये इरप्शन क्लाउड बन रहा है, ये वो क्लाउड है जिसके अंदर आपकी सारी गैसेस हैं जिसका जिक्र हमने किया। यहाँ लावा डोम बन रहा है किसी जगह पर। लहार, लहार इसको कहते हैं कि जब ये इसमें से इरप्शन हुई और जो है आपका ऐश ऐश निकला या पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकला, वो वहाँ मौजूद पानी के साथ मिल गया, पानी के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया, कीचड़ बना दिया, बहुत थिक कीचड़ बना दिया, और वो लहार भी अब आपको जो है वो चल रहा है इसके साथ साथ। लहार को हम आगे देख लेंगे। The majority of magmas originate in the upper mantle at depths between 50 and 250 kilometers, where the temperature is high enough and the pressure is low enough that the rock can melt wholly or partially. ज्यादातर जो मैग्मा है वो आपके अपर मेंटल में जो होता है, 250 से 250 किलोमीटर का जो रेंज है मेंटल में, वहाँ का मैग्मा आपका लावा बनता है। क्योंकि वो रेंज ऐसी है कि यहाँ पर टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, लेकिन वो जमीन के नजदीक, ऊपर की नजदीक होती है, तो वहाँ प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर कम होता है, हीट ज्यादा होती है, तो वहाँ जो एडजेसेंट रॉक मटेरियल है, जो कॉम्पैक्ट रॉक मटेरियल है, वो भी जो है उस टेम्परेचर की वजह से पिघलना शुरू हो जाता है, और वो भी लावा में शामिल हो जाता है, मतलब मैग्मा में शामिल हो जाता है। और फिर ये मजीद, क्योंकि उसको मटेरियल मिल गया, मजीद मैग्मा मिल गया, अभी ऊपर और राइज करेंगे, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, अभी ऊपर की तरफ राइज करेंगे और फिर रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कुछ जो अभी हमने डिस्कस की थी टाइप्स, उनको देख लें। ये सारी की सारी एक साथ यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए रखी गई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और अमूमन ऐसा होता भी नहीं है कि ये तमाम की तमाम जो टाइप्स हैं वो किसी एक ही एरिया में मौजूद है। ये देखिए, ये कॉम्पोजिट वॉल्केनो है, स्ट्रेटो। स्ट्रेटो वॉल्केनो हमने पढ़ा था ना, जो ऑल्टरनेटिंग, स्ट्रेटो मीन्स लेयर्स, तो जो है ऑल्टरनेटिंग लेयर्स आपकी मौजूद होती है पायरोक्लास्ट की और लावा की। अच्छा ये एक कैल्डेरा है, बहुत डीपर डिप्रेशन है, अब उस कैल्डेरा के अंदर भी वॉल्केनोस बन गए, इतना बड़ा जो है ये एक वो था डिप्रेशन, कि उसके अंदर भी वॉल्केनोस फॉर्म हो गए। ये एक शील्ड वॉल्केनो है पूरा, ये समिट उसका है, और यहाँ पर भी कैल्डेरा फॉर्म हो गया है। ये कैल्डेरा चूंकि ये अभी एक्टिव वॉल्केनो है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर लेक फॉर्म नहीं, बल्कि लावा निकल रहा है और ये लावा फ्लो डाउन कर रहा है। इसी तरह ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, इसमें से जो है वो गैस की इरप्शन हो रही है। इसके अलावा ये सिंडर कोन्स हैं, छोटे वाले सिंडर कोन्स, ये भी एक सिंडर कोन है, ये एक सिंडर कोन है। अच्छा ये देखें,
बीच में से नहीं हो रही इरप्शन, साइड में से हो रही है, फिजर इरप्शन हो रही है, साइड में से भी निकल सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा के सेंटर से निकले। अच्छा, सिंडर कोन कोलैप्स बाय लावा फ्लो, तो पूरा सिंडर कोन है पूरा टूट गया, इतनी ज्यादा जो है उसमें से लावा निकला कि ये टूट भी सकते हैं। ये एक वॉल्केनिक क्रेटर है, गिरॉयमेंट था, ये एक्सटेंट हो गया था तो यहाँ पर पानी आ गया और ये झील बन गया है। ये देखिए ये वॉल्केनो का समिट है और उसके अंदर एक डोम बना हुआ है। अच्छा, ये जो है ये भी एक क्रेटर है लेकिन ये खाली है, इसके अंदर अभी झील नहीं बनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये झील नहीं बनी है तो इरप्ट हो सकता है। अच्छा, ये अब जो इरप्शन होती हैं स्टूडेंट्स, वो 3 तरह की होती हैं। लिक्विड इरप्शन होती है, ठीक है, लावा। सॉलिड इरप्शन होती है लाइक पायरोक्लास्टिक मटेरियल, और गैस इरप्शन होती है। गैस तो ऑब्वियस है, हमने अभी डिस्कस किए। गैस निकल रही है ओनली तो एक्सप्लोजिव इरप्शन कहलाएंगी। सिर्फ लिक्विड निकल रहा है तो इफ्यूजिव इरप्शन है, और सॉलिड निकल रहा है पायरोक्लास्ट मटेरियल तो आपकी जो है एक्सक्लूसिव इरप्शन कहलाएंगी। और अगर तीनों ही निकल रही हैं तो फिर वो मेजर इरप्शन कहलाएंगे। यानी जरूरी तो नहीं है, मतलब हम तो ज्यादातर जो आपने मूवीज में देखा है तो उसमें ये देखा गैस भी निकल रही होती है, ऐश भी निकल रही होती है और लावा भी आ रहा होता है, तो वो मिक्स्ड इरप्शन दिखाई जा रही होती है मूवी में जो पोर्ट्रेट की जाती है। अच्छा, मैग्मा, अच्छा ये चीज के वॉल्केनो वायलेंट होगा या क्वाइट होगा, यानी एक्सप्लोसिव होगा या क्वाइट टाइप होगा, ये मुनहसर करता है उसके लावा पे। ठीक है, लावा मुनहसर करता है उसके मैग्मा पे जिससे लावा बना है। मैग्मा बहुत ज्यादा सिलिशियस होगा या बहुत ज्यादा थिक होगा या थिन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली उसकी कॉम्पोजिशन पे जो है वो ये डिपेंड करता है कि मैग्मा की क्या कॉम्पोजिशन है। उसकी कॉम्पोजिशन में अगर सिलिका ज्यादा है तो वो थिकर होगा, सिलिका कम है तो वो थिनर होगा। और फिर अगर थिकर या थिनर इस तरह पता चलेगा कि जब ये लावा बन के बाहर आने वाला होगा तो जो है वो एक्सप्लोजन होगी या नहीं होगी। ठीक है, और फिर उसी से हम ये और उसी से फिर हमें ये पता चलता है कि उसकी वजह से हैजार्ड कितना होगा उस वॉल्केनो का। अगर वॉल्केनो का लावा थिनर है, पतला है, स्लोली स्लोली जो है निकलता ही जा रहा है तो उससे इतना हजार्ड नहीं है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सप्लोजिव टाइप है, धमाके धमाके से फटने वाला है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो कॉम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो मेजर वेरिएबल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि लावा को थिन होना है या थिक होना है, आर द प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम। In general, the more silica-rich magmas are poorer in iron and magnesium and vice versa. जिसमें सिलिका ज्यादा होगा, जिस लावा में या जिस मैग्मा में, उसमें आयरन और मैग्नीशियम कम होंगे, और जिसमें आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा होंगे उसमें सिलिका कम होगा। ठीक है, तो वो मैग्मा जो आयरन और मैग्नीशियम जिसमें ज्यादा है वो कहलाते हैं मेसिक। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीशियम और Fi फेरम या आयरन। इसी तरह सिलिका वाले जो हैं वो फेल्सिक कहलाते हैं। फेल्सपर और सिलिका, फेल्सिक। तो जो फेल्सिक होगा मैग्मा, वो हमेशा एक्सप्लोसिव नेचर का होगा। मेसिक जो है वो क्वाइट टाइप होगा। देखें प्रोपोर्शंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये तो एलिमेंट है, ठीक है, इनके मिनरल्स होते हैं बेसिकली। तो क्वार्ट्ज, फेल्सपर और फेरोमैग्नीशियम सिलिका रिच फेल्सिक कहलाएंगे, सिलिका पुअर मेसिक कहलाएंगे। ये वॉल्केनिक रॉक है, ये प्लूटोनिक रॉक है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव वाली बात आ गई। तो
सिलिका रिच आर रायोलाइट, ठीक है। रायोलाइट जो होगी रॉक, वो सबसे ज्यादा उसमें सिलिका होगा, फेल्सिक नेचर होगी, यानी ये वाली जो रॉक्स होंगी वो एक्सप्लोसिव नेचर की होंगी। फिर बीच में इंटरमीडिएट एंडेसाइट है, इसके पास क्वार्ट्ज, फेल्सपर और फेरो, ये तीनों बराबर बराबर पोर्शन में होंगे। बेसॉल्ट के पास फेल्सपर और क्वार्ट्ज कम होंगे, ज्यादातर क्या होगा, फेरो मैग्नीशियम। इसी तरह प्लूटोनिक में ग्रेनाइट के पास ज्यादा होगा क्वार्ट्ज और फेल्सपर, और वो सिलिका रिच या फेल्सिक रॉक्स कहलाएंगी। फिर देन ग्रेनाडायोराइट और डायोराइट एंड गैब्रो एंड अल्ट्रामेट। यहाँ पर आते आते सिलिका पुअर, यहाँ पर आते आते सिलिका रिच। और ये टोटली डिपेंड कर रहा है द मिनरल्स दे हैव इन इट। क्वार्ट्ज जितना ज्यादा होगा उसका मतलब ये सिलिका उतना ज्यादा होगा। अच्छा, सिलिका पुअर का मतलब ये अभी भी ये नहीं कि सिलिका है ही नहीं, देयर इज स्टिल 50% सिलिका इन इट, ठीक है। सिलिका तो क्योंकि जो मोस्ट कॉमन आपका मिनरल है आपकी अर्थ पर, जो मोस्ट कॉमन आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें सिलिका या सिलिकेट मिनरल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन इसीलिए है क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। तो जो सिलिका पुअर भी है स्टूडेंट्स, वो भी 50% सिलिका उसमें फिर भी है, और जो सिलिका रिच है उनके पास 75% है सिलिका, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं कि सिलिका पुअर वाले जो होते हैं वो थिन होते हैं, इनकी विस्कोसिटी कम होती है, तो दे कैन फ्लो वेरी इजीली। जो सिलिका रिच या फेल्सिक होते हैं लावा, वो विस्कस होते हैं, उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, उस लावा की वो लावा थिकर होते हैं, स्टिफर होते हैं, और धीरे धीरे से मूव करते हैं, और उसकी वजह से वो एक्सप्लोजिव होते हैं। ये बात भी शायद हम कर चुके हैं कि मैग्मास ऑल्सो कंटेन डिजॉल्व वाटर एंड गैसेस। एज मैग्मा राइजेस प्रेशर ऑन इट इज रिड्यूस्ड एंड दीज गैसेस बिगिन टू एस्केप, निकलने की कोशिश करती हैं ये गैसेस। फ्रॉम द मोर फ्लूइड सिलिका पुअर मैग्मा गैस एस्केप्स रिलेटिवली इजीली, ठीक है। ये बात हमने की है, जितना पतला होगा लिक्विड उसमें से गैसेस आसानी से निकल जाती है। The viscous silica rich magmas tend to trap the gases which may lead eventually to an explosive eruption, right? ये वर्डिंग में है, जो बात मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ। अच्छा, ये कुछ नोटेबल जो बड़ी बड़ी इरप्शंस गुजरी हैं हिस्ट्री में, हमारी रिसेंट ह्यूमन हिस्ट्री में। वैसे तो इससे बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, दुनिया इतनी करोड़ों साल पुरानी है, हमें नहीं पता कि बड़ी बड़े जो है इंसिडेंट्स हो चुके हैं, खत्म भी हो जाती थी पूरी की पूरी दुनिया, फिर वो दोबारा से शुरू हो जाती थी एंड सो ऑन। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, 1850 टैम्बोरा इंडोनेशिया में जो है एक लावा इरप्ट हुआ था, 92,000 डेथ्स हुई थी। फिर उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स, जो लेटर सेकेंडरी इफेक्ट्स थे, उसमें फेमाइन भी हो गई और डिजीज हो गई, बहुत सारी चीजें। फिर 1822 है जावा में पायरोक्लास्टिक फ्लो हुआ था, मड फ्लो हुआ था, 4011 लोगों का जो है वो क्लेम किया था उसने। और इसके द्वारा ये सारी आप पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पर कितनी तबाही हुई किस एरा में। अच्छा, वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स की अब हम बात करते हैं। हम चूंकि हमने बात की कि भाई हमें जो है वो वॉल्केनोस के नुकसानात हैं, बेशक हैं, देखें आपके नुकसानात ही हैं सारे, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो तो आपको मिलती है लावा, ठीक है। आपको लावा जमीन से जो मैग्मा है वो बाहर आ रहा है। अच्छा, लावा अच्छा हम मूवीज में देखते हैं कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ और लावा जो है वो बाहर आए और लोग उस लावा में जो है वो ट्रैप हो गए, फंस गए, जल गए, मर गए। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता।
लावा इस तरह इरप्ट नहीं होता कि कोई सैलाब की तरह नहीं आ रहा होता, लावा एक फ्लड की सूरत में नहीं आ रहा होता। मतलब इतना लावा से बचने के लिए हमारे पास टाइम होता है, हम बच सकते हैं उससे, अपने आप को जो है वो स्केप करा एवैक्यूएट हो सकते हैं, वहां से बच जाते हैं, क्योंकि लावा को इतनी स्पीड से नहीं आ रहा होता कि हम अपने आप को बचा ही ना पाए। हाँ, ये बात अलग है कि लावा के बीच में वो चीजें जो स्टिल है, जो मूव नहीं कर सकती, वो आए तो वो तबाह हो जाएगी। जैसे कि आपका प्रॉपर्टी है, जो लोग वॉल्केनो के करीब रहते हैं उनके घर हैं, या क्योंकि वॉल्केनो जो है वो वॉल्केनो के करीब जो भी मिट्टी होती है वो जरखेज होती है, तो लोग वहां पर खेती बाड़ी का भी काम करते हैं, तो वो तबाह हो सकती है। जंगलात हैं वो तबाह हो सकते हैं, क्योंकि दरख्त तो नहीं मूव कर सकते ना, वो अपनी जान बचा के नहीं भाग सकते, तो वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये सारी तबाही हो सकती है। जानवर भी किसी हद तक जो है वो उसके जो है शिकंजे में आ सकते हैं, मगर इंसान जो है वो बच सकता है। So many people incidentally assume that lava is the principal hazard presented by life. Again, actually, lava is not life threatening. Most lava flows advance at speeds of only a few kilometers an hour. ठीक है, हाँ ये देखें, डिस्ट्रॉय कर सकता है प्रॉपर्टी को, क्योंकि लावा का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 850 और 11,000 1100 सेल्सियस ये इसका टेम्परेचर होता है, तो जो भी इसके रास्ते में आता है वो जल जाता है। कंबस्टिबल मटेरियल, हाउसेस, फॉरेस्ट बर्न हो जाते हैं। ठीक है, सब कुछ लावा के अंदर आ जाता है, प्रॉपर्टी ये वो, और फिर जब लावा उसको जला देता है, अपने अंदर समो लेता है, और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो सारी चीजें भी एक रॉक में ट्रैप हो जाती है। लावा को जियोलॉजिस्ट ने दो तरह से डिवाइड किया है। ये दो नाम है, थोड़ी से फनी नेम है, क्योंकि ये लैंग्वेज ही अलग है। तो पाहुई हुई, इसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, पाहुई हुई। अनदर इज ये आ है, इसे आ फ्लो कहलाता है ये। तो ये दो तरह के लावा होते हैं। पाहुई हुई का जो लावा है उस वो स्मूथ होता है, रोपी होता है, ठीक है। और जो आहा का लावा है उसमें इरेगुलर सा होता है, स्मूथ नहीं होता। तो ये दो तरह के लावाज आपको जो है वो मिलते हैं। ये आहा है, ये इरेगुलर सा लावा है, और ये पा हुई हुई है। अच्छा, ये कूल डाउन होने के बाद का टेक्सचर है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये पा हुई हुई था या आ था। अच्छा, ये बात कि भाई क्यों लोग रहते हैं फिर वॉल्केनोस के नजदीक, जब वो एक खतरा है, तो यही बात है कि या तो जगह नहीं होती कहीं और, एक्सेस नहीं होता, या वो समझते हैं कि ये वॉल्केनो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, इरप्ट नहीं होगा, या फिर अगेन वो खेती बाड़ी वाले जो हजरात लोग होते हैं वो, क्योंकि वहाँ बहुत न्यूट्रिशियस आपकी ज़मीन होती है, तो इसलिए वो वहाँ जाकर बस जाते हैं। ठीक है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल मिलता है आपको, अनदर प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्केनिज्म। तो ये जो है लावा से ज़्यादा खतरनाक ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, चाहे वो ऐश हो या बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट हो, क्योंकि ये दूर तक फैलते हैं, सफोकेशन भी करते हैं, डायरेक्ट भी लोगों पर गिर सकते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब्स। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आपका नुकसान। As magma rises toward the surface, pressure decreases and contained gases expand to begin. In highly viscous felsic magma, expansion is inhibited, gas pressure increases, and may eventually cause an explosion and produce particulate matter known as pyroclastic material. जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल का डायमीटर साइज 2.0 mm से कम होगा वो ऐश कहलाता है। और ऐश जब इरप्ट होती है लावा वॉल्केनो से, तो वो दूर तक जो है फिजा में फैल जाती है, जिससे प्रॉब्लम्स होते हैं।
ये ऐश आपको इस तरह प्रॉब्लमेटिक होता है कि ये बाद ऊपर आसमान में दूर दूर तक फैल जाता है, फिर ऐश फॉल होता है। उस ऐश फॉल के नतीजे में लोगों में सफोकेशन होता है, और उसमें जो इतना ऐश होता है कि वो जो है उस ऐश में जो ढक जाते हैं, लाइक स्नोफॉल जिस तरह हो रहा होता है, इस तरह ऐश फॉल हो रहा होता है। एक एग्जाम्पल है कि 18 मई को जो 1980 में eruption हुई थी माउंट सेंट हेलेंस की, वहां पर भी इसी तरह हुआ था कि ऐश ने जो है ब्लैक कर दिया था पूरा मिड डे, और 150 किलोमीटर अवे जो है वो, मतलब जहाँ वॉल्केनो है उससे 150 किलोमीटर अवे तक ये ऐश फॉल हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। Volcanic ash is also a hazard, both uncomfortable and dangerous to breath. The cleanup जो है effort required to clear the debris, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा कि जो है 6 लाख टन ऑफ एश लैंड ऑन सिटी ऑफ याकीमा। इतनी ज्यादा एश जो है वो इकट्ठा की गई आफ्टर दिस एक्सीडेंट। अच्छा, इस तरह एक बहुत मशहूर जो है एक वाकया है पोम्पे का। पोम्पे का नाम आपने सुना होगा, उसके ऊपर मूवी भी है। तो ये रोमन सिटी है पोम्पे की। तो वो जो है पूरी सिटी वॉल्केनो के करीब में थी। वहाँ वहाँ कुछ आबादी भी वहाँ पर मुकीम थी। तो वो सब के सब लोग जो हैं वो जब माउंट वेसुवियस जो है एक्सप्लोड हुआ था, तो उसके नतीजे में उन सबकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। तो वो लावा से नहीं हुई थी बल्कि ऐश से हुई थी। वो उस ऐश में डूब गए थे, बड़ी हो गए थे, छुप गया था, ढक गया था पूरा शहर, इतनी ज्यादा ऐश प्रोड्यूस हुई थी। अनदर प्रोडक्ट इज लहार, हमने डिस्कस की थी। लहार में क्या होता है कि जब आपकी वॉल्केनिक ऐश निकलती है उसके साथ आपका आसपास का पानी फिर उसमें मिक्स हो जाता है, और वो पानी जो है अब लहार कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐश होता है, मड फ्लो होता है। ठीक है, तो लो victims are engulfed and trapped in dense mud which may also be hot। और वो हॉट भी क्योंकि ऐश होती है, अभी अभी वॉल्केनो से निकली होती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो उस लहार का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कीचड़ बन जाता है, लोग उस कीचड़ में फंस जाते हैं, फंस सकते हैं, चीजें फंस जाती हैं उसके अंदर। और क्योंकि वो इतना हीटेड भी होता है, तो फिर वो जो है वो उससे जल भी जाते हैं। इसके अलावा ये लहार इवेंचुअली पानी है ना, पानी किसी जो है वो वाटर बॉडी में जाता है, तो उस वाटर बॉडी को भी जो है वो चैनल को भी खराब कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। ये देखिए, ये ऐश है आपका सारा, और रास्ते में जो भी कुछ आया उसने उसके अपने अंदर इसको लहार ने दबोच लिया। पायरोक्लास्टिक को न्यूज आइडेंटिस भी कहते हैं, पायरोक्लास्टिक का जो हमने डिस्कस किया है, ये पढ़ लीजिएगा। ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स हैं। बहुत छोटा ऐश कहला रहा है, ये लैपली कहला रहे हैं, ये वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहला रहे हैं। टॉक्सिक गैसेस भी आपकी जो है एज वॉल्केनिक प्रोडक्ट आप जो है आती हैं, डिस्कस हो चुका है कि आपके जो लावा होते हैं या वॉल्केनिज्म के नतीजे में बहुत सारी गैस प्रोड्यूस होती है। तो वाटर वेपर इसका प्राइमरी कंपोनेंट है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसके अंदर, और बहुत कुछ होता है। अच्छा, ये जो मैंने रेडिट किया हुआ है इसको देखिए। इरप्शन हुई थी 1783 में लाकी में, आइसलैंड में। The toxic fluorine gas emissions apparently accounted for many of the 10,000 casualties। सही है, न लावा से मरे, न ऐश से मर रहे, न किसी और चीज से। किससे मर रहे? 10,000 लोग जो एक्सप्लोजन के नतीजे में फ्लोरीन गैस इरप्ट हुई किसी वॉल्केनो से, उसके नतीजे में मर रहे हैं। ये वो गैसेस हैं जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वॉल्केनिक के, H2O वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
HCl हाइड्रोजन क्लोराइड H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है थोड़ी सी, क्लोरीन भी होती है। ये सारा कुछ आपका वॉल्केनिज्म के नतीजे में निकल रहा होता है। तो ये भी, ये हैजार्ड ज्यादा कॉज करता है कंपेयर टू लावा। यानी लावा का सबसे कम जो है वो हैजार्ड इंसानी जानों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो दूसरी तबाही है इसके हवाले से नहीं। इकोसिस्टम को तो लावा भी जो है वो डैमेज कर रहे हैं। पायरोक्लास्ट मटेरियल नुकसान पहुंचाता है, कैजुअलिटीज क्लेम करता है, और जो है टॉक्सिक गैसेस। स्टीम एक्सप्लोजन्स, स्टीम एक्सप्लोजन्स भी आपकी होती है। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे वॉल्केनो जो समंदर के अंदर हैं, सही है, जमीन से ज्यादा तो समंदर के अंदर है, ठीक है, तो वो वॉल्केनोज में जब कभी पानी एंटर हो जाता है इस वॉल्केनो के अंदर, तो वो स्टीम फॉर्म करता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है और धमाकेदार जो है वो एक्सप्लोजन होती है, वॉल्केनिज्म होता है। एक एग्जांपल है काराकोटवा, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का जो है वो वॉल्केनो इरप्ट जब हुआ था 1883 में, तो उस इरप्शन, ये स्टीम वाली इरप्शन या क्रिएटिक इरप्शन भी कहलाती है, इसके नतीजे में जो आवाज आई थी, ठीक है, वो इंडोनेशिया में हुआ था ना, ये आवाज ऑस्ट्रेलिया तक गई थी। इसकी एक्सप्लोजन इतनी थी कि जैसे 100 मिलियन टन ऑफ डायनामाइट एक्सप्लोड हुआ, और 3000 किलोमीटर अवे, 3000 दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, वॉल्केनिज्म जब हो जाती है तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग भी होती है, कोलैप्स भी हो जाती है वो जगह। ये भी आपको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। सेकेंडरी इफेक्ट जो आते हैं आपके वॉल्केनिज्म के, वो आपके क्लाइमेट पर आते हैं या आपके एटमॉस्फेयर की जो गैसेस केमिस्ट्री है उसके ऊपर आते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो काराकोटवा अभी हमने डिस्कस किया था इंडोनेशिया वाला, ये इरप्शन की वजह से जो है पूरी दुनिया का, इतनी बड़ी इरप्शन थी कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर था वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, कूलिंग इफेक्ट हो गया था। इसके अलावा एक और मिसाल है, 1815 में इरप्शन हुई थी टेम्बोरा में, इंडोनेशिया में, और उसके नतीजे में भी बहुत जो है वो गैसेस इरप्ट हुई थी, और उसका इफेक्ट क्लाइमेट पे ये आया था कि कूल डाउन हो गया था। और 1816 का जो साल था वो साल कहलाया था द ईयर विदाउट अ समर, यानी ऐसा साल कि जब गर्मियां ही नहीं आई। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा क्यों होता है कि जब वॉल्केनिज्म होता है तो क्लाइमेट जो है वो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, ग्लोबल कूलिंग होती है ना, कि इरप्शन हो रही है, लावा निकल रहा है, गैसेस निकल रही है। तो एक मतलब देखने में तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि बहुत हीटअप हो जाना चाहिए, तो देन वाई कूलिंग, कूलिंग क्यों होती है, ये आप मुझे बताएंगे। दी वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, अब ये क्या होता है, देखें, जैसे अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल था, ठीक है, रिक्टर स्केल था, मैसलाई स्केल था। तो वॉल्केनिज्म की एक्सप्लोजिविटी का जो इंटेंसिटी है उसको भी देखने के लिए हमारे पास एक जो है वो लाहे अमल है, और उसको हम कहते हैं VEI, वॉल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स। It has been developed as a way to characterize the relative sizes of explosive eruptions. It takes into account the volume of pyroclastics produced, ठीक है, जो पायरोक्लास्ट मटेरियल ऐश है या वॉल्केनिक बॉम्ब्स हैं, वो जो निकल रहा होता है ना वॉल्केनो, उसको, उसका वॉल्यूम कितना है, एंड हाउ हाई इनटू द एटमॉस्फेयर दे रोज, और आसमान में कितना ऊपर तक ये गया है। इन दोनों चीजों का जो है वो, इन दोनों पैरामीटर्स को देखते हुए हम इंडेक्स हम डेवलप करते हैं।
एंड द लेंथ ऑफ द इरप्शन, कितने अरसे तक ये चला। The VI scale, like earthquake magnitude scale, is exponential, meaning that each unit increase on the VEI scale. इससे क्या मतलब है कि एक्सपोनेंशियल स्केल है, यानी ये जो पूरा इंडेक्स है ये भी स्केल 0 to 8 है, ठीक है। तो जो 0 से लेके 8 तक है ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, यानी अगर 1 है और फिर आप 2 पे जाएं, स्केल 2 पे जाएं, तो इसका मतलब ये है कि 10 फोल्ड इंक्रीज होगा उसके अंदर। एक्सपोनेंशियल है ना, 10 गुना बढ़ेगा। 1 पे जो एक्टिविटी हो रही है उससे 10 गुना ज्यादा एक्टिविटी होगी 2 पे, फिर उससे 10 गुना ज्यादा होगी 3 पे। ये इस तरह एक्सपोनेंशियल कहलाता है। 10-fold increase in size severe eruption, ठीक है। Also not surprisingly there are far more small eruptions than large। ये भी earthquake की तरह है कि ज्यादातर जो है earthquake हर वक्त आ रहे होते, छोटे छोटे आ रहे, इसी तरह eruptions भी जो है वो छोटी मोटी हो ही रही होती है। लार्जर जो है वो कम होती है, रेयर होती है, और छोटी मोटी तो होती ही रह रही होती है। ये आपका इंडेक्स है, ये देखें VI 0 to 8, और ये कहलाएगा 0 पे होगा तो नॉन एक्सप्लोजिव, स्मॉल, मॉडरेट, लार्ज, वेरी लार्ज। वॉल्यूम की हम बात करेंगे, पायरोक्लास्टिक मटेरियल कितना निकल रहा है, तो 0.00001 क्यूबिक किलोमीटर वॉल्यूम निकलेगा। पायरोक्लास्ट मटेरियल इतना निकलेगा, तो उसको हम कैटेगरी 1 या 0 में डिवाइड करेंगे, रखेंगे, प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद जितना मटेरियल बढ़ता जाएगा उसका जो इंडेक्स है वो भी इतना बढ़ता जाएगा। ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। ये है इंडेक्स 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 VEI है, ठीक है। ये जो है क्लाउड की हाइट है, किलोमीटर, यानी वो जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है वो हवा में कितना ऊंचा गया है। 0.1 किलोमीटर गया है, 0.1 से 1 किलोमीटर गया है, 1 से 5 किलोमीटर गया है, या 3 से 15 गया, 10 से 25 गया, या ग्रेटर देन 25 गया, ठीक है। फिर इसी तरह ये वॉल्यूम ऑफ टेफ्रा है, यानी वो जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल का वॉल्यूम कितना निकला वो यहाँ से पता चलेगा। तो सबसे कम जो है वो 100 मीटर क्यूब, फिर 10,000 है, फिर लाख है, 10 लाख है, फिर किलोमीटर शुरू हो जाते हैं, क्यूबिक किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जो है वो 1000 क्यूबिक किलोमीटर को रखा गया है। अब ये देखें, ये लाइन देखें, इसका क्या मतलब है कि ऐसी एक्सप्लोजन जिसका पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकला था 1 क्यूबिक किलोमीटर, और वो राइज हुआ था हवा में यहाँ तक। ये कितना होगा, ये 10 to 15 है, 10 to 25 है, तो ये 25 से ज्यादा का है। हाइट में 25 से ज्यादा पे ये गया, और 1 क्यूबिक किलोमीटर था, तो फिर इसको हमने क्लासिफाई किया कि ये 5 नंबर पर आता है, यानी इसका इंडेक्स है 5। यानी ये जो है वो जेंटल नहीं था, यानी छोटा मोटा इरप्शन नहीं हुई, एक्सप्लोजिव भी नहीं हुई, बल्कि एक्सप्लोजिव से भी ज्यादा ऊपर तक गया है, वेरी लार्ज हुई है, वेरी लार्ज एक्सप्लोजन हुई है। स्मॉल नहीं, मॉडरेट नहीं, लार्ज नहीं, बल्कि ये वेरी लार्ज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जेंटल वाले जो होते हैं वो VAI 1 से 3 तक होते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लोजिव जो होते हैं वो 3 से शुरू होते हैं, और फिर उसके बाद कैटास्लिज्मिक के सुपर वॉल्केनोस जो होते हैं वो 4 से 7 होते हैं, 8 होते हैं। अच्छा, ये हिस्टोरिक इरप्शन भी दिखी हुई है कि ये वाली इरप्शन जो है जीरो जेंटल 0.1 मीटर, 0.1 किलोमीटर हाइट हवा में इतना ऊंचा गया, और जो इरप्शन थी वो निकली 1000 मीटर की, यानी जो मटेरियल निकला, ऐश निकला, पायरोक्लास्टिक मटेरियल वो इतना निकला। तो ऐसे वॉल्केनोज हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं 487। ये रिसेंट हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, ये पूरी दुनिया शुरू हुई है तब से की बात नहीं हो रही, जब से डेटा मिलना शुरू हुआ है ना साइंटिस्ट को, ये तब से की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो ऐसी इरप्शन जो थोड़ी इधर है, यानी ये 1 पर, ठीक है।
1 पर आ रहा है ना, अगर आप पेंसिल लेके बैठे हैं तो ये 1 पर आ रहा है। तो 1 वाली इरप्शन जो है वो हुई है 623। इसी तरह ये 2 वाली इरप्शन हुई हैं, 2 इंडेक्स पे जो आ रहा है वो हुई है 3176। फिर उसके बाद जो है 3 वाली मॉडरेट, ये आ रही है आपकी 733। फिर उसके बाद जो है ये लार्ज वाली जो आ रही है वो 119 हो चुकी है। और जो वेरी लार्ज है, ऐसे इंसिडेंट रिकॉर्डेड है 19। फिर उसके बाद जो इससे ज्यादा है ऐसी, कितने पे आ रहा है ये, 6 पे आ रहा है ना। ये 5 इरप्शन ऐसी हो चुकी है, मतलब ऐसे 5 वॉल्केनो ऐसे जो है वो एक्सप्लोर हो चुके हैं। और जो ये 1 है 7 पर आ रही है, वो एक रिकॉर्ड 1, ऐसा एक इंसिडेंट रिकॉर्डेड है। और 8 पर जो आ रही है बिल्कुल जो पीक है वो है 0, रिकॉर्डेड नहीं है अभी तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वी इंडेक्स क्या होता है, और कैसे जो है आप किसी भी इरप्शन का इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको उसकी हाइट पता लग जाए, उसका जो वॉल्यूम पता लग जाए, तो आप बता सकते हैं कि वी इंडेक्स इसका क्या है। Geologists have assigned VI values to nearly 5,700 eruptions that took place। देखें 10 सालों के अंदर की eruptions को इन्होंने VI इंडेक्स दिया है, इससे पहले का डेटा नहीं है हमारे पास। तो कोई भी है जो वो 7 से आगे नहीं गई, और ज्यादातर जो है वो 2-3 के नजदीक रही है, VI 2-3। ठीक है, ये समझ आ गया। वॉल्केनिक इरप्शन प्रिकर्सर, तो कहीं इरप्शन होने वाली है, हाउ विल यू नो, कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ हो सकती है इरप्शन, प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो उस जगह पर जो है अर्थक्वेक्स आएंगे या ट्रिमर्स आएंगे, या वॉल्केनो कहीं से फूल जाएगा या टिल्ट हो जाएगा, या जो है कहीं से क्रैक नजर आएगा, इस तरह कोई भी कुछ भी होगा। वहाँ की साइज में जो एक्टिविटी है वो जो है वो साइज में जो रिकॉर्ड आप करते रहते हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि ये वॉल्केनो जो है वो कुछ टाइम में इरप्ट हो जाए। ये वॉल्केनो की मॉनिटरिंग के प्रोसीजर्स हैं कि वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, हो सकता है या नहीं, उसको मॉनिटर करते हैं। तो डिफरेंट तरीके कार है, ठीक है, जैसे ग्राउंड डिफॉर्मेशन स्टडीज, ये देखें कि ग्राउंड में क्या चेंजेस आए, उसकी इक्विपमेंट्स के साथ ये देख रहे हैं कि कहाँ पर जो है वो ऊपर नीचे हुई है ज़मीन, कोई बल्जिंग है, कोई टिल्टिंग है। इसके अलावा जीपीएस मेजरमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट गैस की सैम्पलिंग कर सकते हैं, लावा की जो सैंपल कलेक्शन करके आप लावा जो है वो भी उससे भी पता लगा सकते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट्स आप वहाँ की ले सकते हैं। ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कि वहाँ ग्रेविटी क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, वो साइज्मिक वाली चीज़ें जो है वो क्या आ रही हैं, वो सब कुछ आप मेजर कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट वॉल्केनिक डिपॉजिट्स, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह जो वॉल्केनिज्म पे भी साइंटिस्ट की टीम जो है वो काम कर रही होती है। जियोलॉजिस्ट जो है वो कुछ अर्थों को संभाले हुए हैं, तो नेशनल हैजार्ड के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग और स्टडी चलती रहती है, ताकि फ्यूचर में आपको इन हैजार्ड से कम नुकसान हो। ये जो वही बात है जो भी हमने की, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ट्रिमर हमने बात की थी, अर्थक्वेक्स ही होते हैं। तो वॉल्केनिक ट्रिमर जो है वो हार्मोनिक ट्रिमर्स भी कहलाते हैं, और वो बताते हैं साइज्मिक, जो साइजोमीटर है उसके ऊपर रीडिंग्स आ जाएंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई हलचल मच रही है।
वॉल्केनोज इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका असाइनमेंट है एक तरह से। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में वॉल्केनो है तो कहाँ है, कितने हैं, किस टाइप के वॉल्केनोज हैं, कब इरप्शन हुई है, जो भी कुछ वॉल्केनोज की हवाले से आपको मिलता है वो इकट्ठा कीजिए, अपने पास लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं रैंडमली किसी को भी जो है वो किसी भी स्टूडेंट को कह दूंगी कि आप मुझे बताएंगे, तो वो आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी वॉल्केनोज इन पाकिस्तान के हवाले से। एक सवाल ये, ठीक है, ये तो नेक्स्ट क्लास में होगा। अब आप ये बताएं कि क्लाइमेट की कूलिंग कैसे होती है, ग्लोबल कूलिंग कैसे होती है वॉल्केनिज्म के नतीजे में, कैसे हो सकती है, क्या लगता है आपको?